हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा के अगले चरण के रूप में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों के बारे में, जिसमें हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा नेहरू युग। जो भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण शुरुआती युग है, जिसको नेहरू युग के नाम से हम कह सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका एक मूल्यांकनात्मक जो दृष्टिकोण है वो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भारतीय विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और प्रमुख विशेषताओं में जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम देखते हैं भारतीय विदेश नीति के विभिन्न चरणों में से महत्वपूर्ण चरण और शुरुआती, जिसको हम आधार स्तंभ भी कह सकते हैं भारतीय विदेश नीति का, नेहरू युग, एक मूल्यांकन। नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार कहा जा सकता है। वो न केवल स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि 17 वर्ष तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे, और इसलिए इससे पहले भी वो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उससे पहले भी वो 25 वर्षों से अखिल भारतीय कांग्रेस के विदेशी मामलों के प्रमुख प्रवक्ता भी थे। तो इससे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं कि विदेश मामलों में उनकी समझ कितनी गहरी हो सकती है। तो इसीलिए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सूत्रधार के रूप में पंडित नेहरू को हम मान सकते हैं। पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इनके प्रबल विरोधी थे, और इसीलिए शीत युद्ध के दौरान जो भारत को आज़ादी मिली थी, उस दौरान भारतीय विदेश नीति का निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ, उनमें परिस्थितियों का तो योगदान था ही, साथ ही भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता था उसका भी असर था, और साथ में पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का और उनकी विचार शैली का भी प्रभाव भारतीय विदेश नीति में हम देख सकते हैं। नेहरू की जीवनी के लेखक माइकल ब्रेसर ने लिखा है कि नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। वो शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक, निर्माता और यंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावक भूमिका अदा नहीं कर सकता जितने कि नेहरू भारत में करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुमुखी और जटिल व्यक्तित्व का भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा है। पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति की न केवल नींव डाली, बल्कि 1964 तक उसका सफल संचालन भी किया। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलू क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत और राष्ट्रमंडल के संबंधों के बारे में। नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। पंडित नेहरू ने कहा कि वर्तमान विश्व में जबकि अनेक विध्वंसकारी शक्तियां सक्रिय हैं, हम प्राय युद्ध के कगार पर खड़े हैं, तो मैं सोचता हूं कि किसी समुदाय से संबंध विच्छेद करना अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत के और संपूर्ण विश्व के लिए लाभदायक है। इससे भारत को लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। तो ये मानना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत और राष्ट्रमंडल के संबंधों के बारे में। जिस समय नेहरू ने राष्ट्रमंडल में बने रहने का फैसला किया, उस समय उनके सामने अन्य उद्देश्यों के साथ साथ ये उद्देश्य भी था कि इस मंच के द्वारा भारत नवोदित अफ्रीका और एशियाई देशों की जो विकास है उनमें प्रमुख भूमिका निभा सकता है। नेहरू ये जानते थे कि आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों पर निर्भर है, और इस हालत में एकाएक राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर लेना कोई सही बात नहीं थी। और सैनिक दृष्टि से भी देखें तो भारत पूरी तरह से ब्रिटेन पर आश्रित था। अपनी विस्तृत समुद्र तटीय सीमा की रक्षा के लिए भारत ब्रिटेन की नौसेना पर आश्रित था। भारत का पूरा सैनिक संगठन ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था, और नौसैनिक आयुधों के लिए वो ब्रिटेन की पर निर्भर था। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता बनाए रखने का फैसला किया।
फिर देखते हैं असंलग्नता की उनकी जो नीति थी उनके बारे में, उसके बारे में उन्होंने उनका क्या विचार, उनकी उसके पीछे उनकी क्या विचारधारा थी। उनके जो हालांकि हम मान सकते हैं कि असंलग्नता की नीति को नेहरू नीति हम नहीं कह सकते, क्योंकि असंलग्नता या गुट निरपेक्षता या गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लेना ये न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, बल्कि हमारी जो सभ्यता है उसका मूल विचार रहा है विदेश मामलों के बारे में। हमारे इतिहास को अगर देखा जाए तो वहाँ भी हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन पंडित नेहरू की जीवनी के लेखक माइकल ब्रेसर जैसे विद्वान भी ये मानते हैं कि असंलग्नता के सिद्धांत का निर्माण और क्रियान्वयन वास्तव में नेहरू की बहुत बड़ी देन है। नेहरू ने ही विश्व को असंलग्नता का संदेश दिया। नेहरू ने भारत के लिए जिस विदेश नीति का प्रतिपादन किया उससे देश की प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि हुई। एशिया और अफ्रीका में बहुत से लोग नेहरू और उनकी सरकार को शोषित मानवता का प्रवक्ता मानते थे और राजनीतिक पराधीनता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जारी संघर्ष में उनसे नैतिक और भौतिक समर्थन की अपेक्षा करते थे। तो इस तरह से हम देखें तो असंलग्नता की जो नीति थी वो नेहरू के व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा का उनकी विचारधारा इसके पीछे महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर देखते हैं कि नेहरू भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखते थे, भविष्य की एक महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि एशिया के मानचित्र पर भारत जिस प्रकार से अवस्थित है उसमें उसकी स्थिति, शक्ति और प्रभाव क्षमता स्वयं सिद्ध है और भारत एक बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई है। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति के प्रसंग में भारत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि स्वयं इसे स्वीकार न भी करें तो भी इसकी भूमिका के प्रति कोई उदासीन नहीं रह सकता। उनका अनुमान था कि यदि भविष्य में झांक कर देखा जाए और यदि कोई बड़ा संकट नहीं आए तो भारत अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद स्पष्ट रूप से चौथी महाशक्ति है। तो उनकी विदेश नीति का प्रमुख आधार और प्रमुख जो क्रियाकलाप थे वो इसी ओर थे कि भारत एक भविष्य की महाशक्ति बने। फिर देखते हैं उनकी विदेश नीति का प्रमुख आधार स्तंभ पंचशील। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इस कारण उन्हें एक आदर्शवादी नेता कहा जाता है विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि पंचशील की जो नीति है पूरी तरह से आदर्शवाद पर आधारित है, इसमें यथार्थ जैसा कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर इस नीति का मूल्यांकन किया जाए तो पंचशील भी के मूल में भी कुछ न कुछ यथार्थ हमें मिलेगा। वो पंचशील के द्वारा चीन को साधना चाहते थे और चाहते थे कि चीन के साथ कोई बड़ा संघर्ष न हो। तो पंचशील के पीछे उनकी महत्वपूर्ण सोच ये थी। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांतिपूर्ण संबंधों के हिमायती थे और एक शांतिपूर्ण आदर्श स्थिति वो चाहते थे, लेकिन इसके पीछे इसके मूल में ये यथार्थ भी था कि चीन के साथ संघर्षों को टालना सबसे महत्वपूर्ण था भारत के लिए उस समय। तो इस तरह से एक कुशल नेता की तरह से उन्होंने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन करने का प्रयास किया। अफ्रो एशियाई एकता की दिशा में नेहरू का प्रयास सर्वविदित है। नेहरू एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे उनकी एकता के प्रबल समर्थक थे और इसी क्रम में उन्होंने 1947 मार्च 1947 में दिल्ली में, 1949 में जनवरी में दिल्ली में और 1955 में बांडुंग में अफ्रो एशियाई एकता के सम्मेलन आयोजित किए और सहयोग और मित्रता की जो भावना है अफ्रीका और एशिया के देशों के बीच में उसको मजबूत किया। साथ ही जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उस आंदोलन के माध्यम से भी अफ्रो एशियाई देशों के बीच में एकता को मजबूत करने का काम किया। तो अफ्रीका और एशियाई देशों की एकता उनकी विदेश नीति का प्रमुख आधार था और वो चाहते थे कि अफ्रीका और एशिया के देश मिलकर के वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब देखते हैं भारत चीन युद्ध, जिसके आधार पर पंडित नेहरू की विदेश नीति का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि इस युद्ध के समय ये कहा जाने लग गया कि उनकी जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो पूरी तरह से असफल
हो चुकी है। उनका पंचशील का सिद्धांत पूरी तरह से आदर्शवादी सिद्ध हो चुका है, जिसमें यथार्थ का कोई तत्व नहीं है। लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को रेडियो से अपने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि भारत अपनी गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करता रहेगा। भारत की चीन के साथ इस युद्ध में पराजय हुई, युद्ध की स्थिति गंभीर हो गई, भारत की सुरक्षा अत्यधिक खतरे में पड़ गई। तो भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता लेने का निर्णय किया और इन देशों ने बड़ी मात्रा में भारत को शस्त्रास्त्र मुहैया करवाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने असंलग्नता की नीति को छोड़ दिया है और अमेरिकी गुट में शामिल हो गए हैं। हम अमेरिकी गुट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत चीन सीमा संघर्ष शीत युद्ध का एक अंग बन जाता। और नेहरू ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए ये निर्णय लिया कि सभी मित्र राष्ट्रों से हम सहायता लेंगे, चाहे वो सोवियत संघ हो या फिर अमेरिकी गुट का कोई देश हो। तो इस तरह से अपनी असंलग्नता, गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए, न छोड़ते हुए हमने इस संकट के समय को साधने का प्रयास किया था। गोवा पर अधिकार की हम बात करें तो अपने जीवन काल में ही पंडित नेहरू ने गोवा के प्रश्न पर शक्ति का प्रयोग किया और पुर्तगाली अत्याचारों से गोवा को मुक्ति दिलाई। तो नेहरू काल की विदेश नीति की इन विशेषताओं को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो विश्व शांति की स्थापना के लिए उन्होंने प्रयास किया, दूसरी बात अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण को उन्होंने अभिव्यक्त किया। नेहरू काल की उपलब्धियों की हम बात करें तो इनका जो उनकी उपलब्धियों, असफलताओं, सफलताओं का मूल्यांकन एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। केवल मात्र 1962 के चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देख करके इनकी नीति को आदर्शवादी घोषित नहीं की जानी चाहिए या अव्यवहारिक नीति घोषित नहीं की जानी चाहिए। विदेश नीति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी राष्ट्र का, वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है, जिनके लिए कूटनीति, व्यक्तिगत प्रभाव और भी अनेक साधनों को काम में लिया जाता है। और फिर ये जरूरी नहीं है कि हर मोर्चे पर सफलता मिले या सभी विवादों का हल देश के पक्ष में ही हो। नेहरू इस पृष्ठभूमि में नेहरू युग में भारत की विदेश नीति की कई उपलब्धियां हैं तो कई विफलताएं भी हैं, जिनका हमें निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। सबसे बड़ा योगदान अगर हम देखें तो पंडित नेहरू की विदेश नीति का है, वो है असंलग्नता की नीति या गुट निरपेक्षता की नीति का निर्माण, जो भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है। नेहरू के युग से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल तक का विश्लेषण हो या वर्तमान सरकार का विश्लेषण हो, उससे पता चलता है कि असंलग्नता की नीति को किसी भी सरकार ने नहीं बदला है, न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है। हालांकि मोरारजी देसाई सरकार ने केवल एक विशेषण के रूप में वास्तविक गुट निरपेक्षता की बात की थी, लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति में कोई बदलाव, दूरगामी बदलाव उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से दूसरी अगर उनकी उपलब्धि देखी जाए तो वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत आज भी भारत के संबंधों का आधार है। इतना ही नहीं, शीत युद्ध की राजनीति के अंत के बाद नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार ही शांति और सहयोग है। तीसरी उपलब्धि की हम बात करें तो वह है अंतर्राष्ट्रीय जगत में छवि और पहचान। ये सबसे मुश्किल काम था। हर राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो किसी तरह से दुनिया में अपनी छवि और पहचान बनाए। प्रधानमंत्री नेहरू की विश्व सोच और उसके अनुरूप भारत की कूटनीति और असंलग्नता की नीति और पंचशील सिद्धांत ने भारत के लिए एक प्रमुख स्थान बनाया। बड़े बड़े देशों के राज्याध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर, सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बुल्गारिन और क्रुश्चेव और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई प्रमुख हैं। अगली उपलब्धि की हम बात करें तो विश्व जो निशस्त्रीकरण के पक्ष में विश्व का जनमत है, उसको तैयार करने का इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। आज जिस CTBT पर बात चल रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में ही संधि की आवश्यकता और महत्व की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था। यदि भारत के इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाता तो फ्रांस और चीन परमाणु क्लब के सदस्य नहीं बन पाते।
फ्रांस ने 1960 और चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण कर अपना स्थान इस क्लब में सुरक्षित करवा दिया था। नेहरू की दीर्घकालीन सोच को अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन और उनके प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी खुलेआम आज भी स्वीकार कर चुके हैं। जहां तक बाह्य संबंधों का प्रश्न है, 1947 से 64 के काल में विशेष तौर पर पाकिस्तान के साथ 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना विवाद के हल का प्रमुख आधार है। नवंबर 1998 में नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के जल सचिवों के बीच वार्ता हुई थी। उस समय 1960 की सिंधु जल संधि को इस समस्या के समाधान का आधार मानने पर सहमति हुई थी। 1960 में भारत और नेपाल के बीच व्यापार और पारगमन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो आज भी दोनों देशों के बीच व्यापार का प्रमुख आधार है। तो इस तरह से ये प्रमुख उपलब्धियां थी। विफलताओं और आलोचनाओं की हम बात करें तो पंचशील की विफलता और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण को पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति या नेहरू युग की विदेश नीति की प्रमुख आलोचना या विफलता के रूप में देखा जाता है। आलोचकों के मत में पंडित नेहरू की जो हिंदी चीनी भाई भाई तथा पंचशील सिद्धांत है उनका, वो खोखला साबित हुआ और इस पर चलने का दुष्परिणाम भारत को भोगना पड़ा। उनका मानना था कि नेहरू अति आदर्शवाद और विश्व शांति के नारे को देश के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं बना पाए। नेहरू द्वारा प्रतिपादित असंलग्नता की नीति की तीव्र आलोचना करते हुए विश्लेषक ये भी कहते हैं कि इसमें न केवल भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत एवं बड़ी शक्तियों से अलग थलग पड़ गया, बल्कि इस नीति के क्रियान्वयन से भारत खतरों से निपटने के लिए देश की रक्षा प्रणाली को विकसित करने की ओर ध्यान भी नहीं दे पाया। तो उनकी जो विदेश नीति है उसको अत्यधिक आदर्शवादी और भावना प्रधान नीति के रूप में आलोचक प्रतिपादित करते हैं, जिसका उदाहरण वो तिब्बत संबंधी नीति के रूप में देते हैं। और आलोचकों का ये भी मानना है कि असंलग्नता की इस नीति के कारण ही भारत का कोई भी स्थायी मित्र नहीं बन पाया और चीन और पाकिस्तान हमें कभी भी ललकारने लग गए। असंलग्नता की नीति से पश्चिमी और साम्यवादी दोनों ही गुट हमें संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। तो साथ ही जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है उसकी ये कहकर आलोचना की जाती है कि ये ब्रिटेन के प्रति हमारी दास मनोवृत्ति का परिचायक है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार नेहरू ने गुट निरपेक्षता के नाम पर विभिन्न गुटों पर निर्भर रहने और महाशक्तियों की चाटुकारिता की नीति चला रखी थी। इन आलोचनाओं के बावजूद नेहरू नीति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान किया। ये बात तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। भारत शांतिदूत, गुटों के मध्य पुल, तटस्थ विश्व का नेता माना जाने लग गया था और वैश्विक पटल पर भारत की जो पहचान बनी उसको हम नेहरू युग की देन ही मान सकते हैं।